डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर के लिए आज के इस लेक्चर में अपन खास तौर से बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कोई भी कंपनी ऋण पत्रों को कितनी तरह से, कितने प्रकार से इशू कर सकती है और प्रत्येक स्थिति में अकाउंटिंग किस प्रकार से हम करेंगे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिबेंचर इशू एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन, और डिबेंचर्स इशू विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। तो आइए अपन बात करते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन की। इशू ऑफ डिबेंचर, कोई भी कंपनी कुल मिलाकर चार तरह से अपने ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। पहला, नगद के बदले निर्गमन, अर्थात कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है और बदले में कंपनी के पास नगद पैसा आता है, बैंक में सीधी नगद लोन के रूप में अमाउंट आती है। दूसरा है अन्य प्रतिफल, अर्थात नगद के अलावा अन्य प्रतिफल, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन, जैसे शेयर के चैप्टर में आपने सीखा था कि कोई कंपनी कहीं संपत्तियां खरीदती है और संपत्तियों के भुगतान के बदले में अपने अंश इशू कर देती है। उसी तरीके से कंपनी चाहे तो क्रय की गई एसेट्स, जो एसेट्स परचेज की है, उन परचेज की हुई एसेट्स का जो पेमेंट करना है, उस पेमेंट के एवज में कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर देती है। तो ये इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन कहलाता है। तीसरा, संपार्श्विक प्रतिभूति, और चौथा, शोधन की शर्तों के अनुसार। अर्थात ये चार प्रकार से कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर सकती है। अब यदि नगद के बदले में कंपनी अपने ऋण पत्र इशू करती है तो वो अपने ऋण पत्र का सारा पैसा एकमुश्त यानी लमसम पेमेंट के रूप में एक साथ में प्राप्त कर सकती है। और जैसे 100 रुपये का ऋण पत्र है और 100 रुपये का ऋण पत्र कंपनी ने इशू करना है और सारी की सारी 100 रुपये की राशि कंपनी यदि आवेदन के साथ ही प्राप्त कर लेती है तो ये एकमुश्त नगद राशि के लिए निर्गमन कहलाता है। ऐसी दशा में हम अकाउंटिंग एंट्री सिंपली, जैसे ही कंपनी के पास आवेदन राशि आती है तो कंपनी एंट्री कर देती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री जब डिबेंचर अलॉट किए जाते हैं, डिबेंचर इशू किए जाते हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन की राशि को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंट्री बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। दूसरा जो है वो है किस्तों में निर्गमन। किस्तों में निर्गमन अर्थात कुछ राशि आवेदन के साथ, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ सेकंड कॉल पर, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में जब राशि ली जाती है तो ये किस्तों में नगद के बदले में निर्गमन कहलाता है। एंट्रियां बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जिस तरह से अंश निर्गमन के संबंध में होती है। केवल अंतर यह है कि जहां शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, शेयर कैपिटल का अकाउंट यूज करते हैं, उसके स्थान पर अब डिबेंचर अकाउंट यूज करना होगा, जैसा कि अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अन्य प्रतिफल के लिए यदि इशू करते हैं तो वेंडर, पाने वाले को डेबिट करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, एंड टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर यदि प्रीमियम पर हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिबेंचर यदि डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। याद ये रखना है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला जो बट्टा है वो कंपनी के लिए हानि होती है और हानि की राशि को हमेशा डेबिट किया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम यदि है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, प्रीमियम प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं डिटेल में संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब यह होता है
कि एक प्रकार से कहीं से हम कोई लोन लेते हैं और उस लोन के बदले में यदि कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई आर्टिकल हम वहाँ पर गिरवी रख देते हैं, प्लेज, गिरवी, गिरवी यदि रख देते हैं तो वो संपार्श्विक प्रतिभूति कहलाती है। एक तरह से गारंटी, लिए गए लोन के बदले में जो गारंटी देते हैं वो गारंटी भी संपार्श्विक प्रतिभूति है। तो संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था से जब कंपनी लोन लेती है, बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण की जमानत या गिरवी के रूप में निर्गमित किए जाने वाले ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। याद रखना है, संपार्श्विक प्रतिभूति यानी बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था से जो कंपनी लोन ले रही है उस लोन की जमानत या गिरवी के रूप में जो ऋण पत्र इशू किए जा रहे हैं उनको संपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। जब इसकी विशेषता क्या है कि जब तक ऋण या ब्याज के संबंध में कोई फॉल्ट नहीं होता है, अर्थात कोई चूक नहीं होती है, समय पर ऋण वापस लौटा दिया जाता है, समय पर ऋण का ब्याज चुका दिया जाता है, तो इस तरीके से किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होती है, फॉल्ट नहीं होता है, तब तक संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्र पर उस बैंक या वित्तीय संस्था को कोई अधिकार नहीं होता है। उसके पास ये ऋण पत्र रखे रहते हैं, लेकिन वो ऋण पत्रों पर न तो ब्याज प्राप्त कर सकती है, न उन ऋण पत्रों को मार्केट में बेच सकती है। कब तक नहीं बेच सकती है? जब तक कि लिए गए ओरिजिनल मूल ऋण, ओरिजिनल लोन पर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं होता है। और अगर कंपनी जो लोन ले रही है उस लोन पर समय पर भुगतान नहीं कर पाए, समय पर उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाए, समय पर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो ऐसी दशा में उस बैंक या उस वित्तीय संस्था को कंपनी के जो ऋण पत्र हैं उन ऋण पत्रों पर भी अधिकार हो जाता है और वो ऋण पत्रों को चाहे तो मार्केट में बेच सकती है और अपने ओरिजिनल लोन को भी वसूल कर सकती है। तो इस तरह से ये संपार्श्विक प्रतिभूति। अब ये संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में यदि डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? उनकी अकाउंटिंग के लिए दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तब कोई एंट्री नहीं की जाती है। ये पहली विधि है जिसमें डिबेंचर इशू करने के लिए कोई अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ती है, केवल जो लोन लिया जा रहा है उस लोन के लिए ही एंट्री करते हैं। तो दूसरा है एंट्री करने का मेथड। यदि हमें एंट्री करने के लिए कहा जाए तो हम एंट्री भी कर सकते हैं और एंट्री करने के लिए एक नया अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा और उस नए अकाउंट का नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहाँ ये भी याद रखना है कि ऋण पत्र उचंती खाता यानी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है? तो हमारा जवाब ये होगा कि जब कंपनी के द्वारा अपने ऋण पत्र संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इशू किए जाते हैं, तो ऐसी दशा में लेखा प्रविष्टि करने के उद्देश्य से जो नया खाता खोला जाता है उसका नाम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है। दोनों ही दशाओं में देखिए बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। यदि हमने कोई एंट्री नहीं की है तो बैलेंस शीट में जैसे बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन की अमाउंट रुपीज में दिखाते हैं और उसके नीचे विद इन ब्रैकेट ये सूचना दिखा देते हैं कि डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी की ये जो बैंक से ऋण लिया गया है उस ऋण के बदले में कुछ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी इशू किए हुए हैं। और यदि हमने एंट्री कर दी तो हमारे पास दो अकाउंट आ गए, एक डेबिट में अकाउंट आ गया, एक क्रेडिट में अकाउंट आ गया। डेबिट वाले अकाउंट का नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है वो एक तरह से एसेट्स में दिखाते हैं और एसेट्स में भी कहाँ दिखाते हैं? एसेट्स में दिखाते हैं नॉन करंट एसेट्स हेडिंग के अंतर्गत। और दूसरा आ गया डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, जो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज के हेडिंग के अंतर्गत। तो ये सारी बात
कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। अगली और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि शोधन की शर्तों के साथ कंपनी जब अपने ऋण पत्रों को निर्गमित करती है, अर्थात जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है उसी समय पर साथ में ये शर्त भी बता दी जाती है कि इन ऋण पत्रों का रिडम्पशन यानी शोधन कब किया जाएगा और किस मूल्य पर किया जाएगा। यदि इस प्रकार की शर्तें पहले से पूर्व निर्धारित है तो फिर एंट्री करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, यदि यदि ऋण पत्र निर्गमन के समय पर ही यह तय हो जाए कि शोधन के समय प्रीमियम चुकाया जाएगा अथवा नहीं चुकाया जाएगा, यदि प्रीमियम चुकाना तय हो गया तो शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था निर्गमन के समय पर कर ली जाए। बस इतनी ही खास बात है कि यदि कंपनी ने जिस समय पर डिबेंचर इशू किए उसी समय पर यह तय कर दिया कि रिडम्पशन प्रीमियम पर करना है, तो रिडम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम चुकाना है उसका अरेंजमेंट एट द टाइम ऑफ इशू यानी निर्गमन के समय पर ही कर लेना है। ये एक विशेष बात है। ऐसी दशा में हम एंट्री क्या करते हैं कि पहली एंट्री तो सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जितनी आवेदन पर राशि प्राप्त हो रही है। लेकिन जब डिबेंचर अलॉट करते हैं, इशू करते हैं, उस समय पर एप्लीकेशन की राशि ट्रांसफर करते समय देखिए दो नए खाते आपके पास आएंगे और उनमें अमाउंट क्या आएगी, ध्यान से देखिए। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो आवेदन की राशि आई थी, नया अकाउंट आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, शोधन पर जो प्रीमियम दिया जाएगा, अभी नहीं दे रहे हैं, जब शोधन करेंगे तब देंगे। तो जो शोधन के समय पर प्रीमियम चुकाया जाएगा वो राशि अभी से हमने डेबिट कर दी टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ऋण पत्रों का अंकित मूल्य यानी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आएगी, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट यानी शोधन पर दे प्रीमियम की ये व्यवस्था होगी क्रेडिट में। अब ये जो डेबिट वाला अकाउंट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इस डेबिट वाले अकाउंट को ऋण पत्रों की अवधि में समान रूप से राइट ऑफ किया जाता है, अपलिखित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 100 रुपये वाला एक ऋण पत्र वर्ष 2000 में इशू किया और साथ में ये तय कर दिया कि जिस समय पर कंपनी आगामी 5 वर्षों के बाद यानी 2025 में जब कंपनी इन ऋण पत्रों का शोधन करेगी तो 25% प्रीमियम पर करेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपनी को वर्तमान में 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं एक ऋण पत्र से, लेकिन 2025 में जब भुगतान करना होगा तो भुगतान 125 रुपये का करना होगा। तो वो 125 रुपये जो 2025 में चुकाने पड़ेंगे, उस समय जो 25 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे वो कंपनी के लिए हानि हो गई। और हानि वास्तव में तभी होगी जब 2025 आएगा, लेकिन अभी वर्ष 2000 में ही ऋण पत्र इश्यू करते समय ही उस एक्स्ट्रा चुकाए जाने वाले यानी 25 रुपये की जो हानि होने वाली है उस 25 रुपये की पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में कितना आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे हम 25 रुपये से, और उस 25 रुपये को वर्ष 2000 से लेके 2025 तक के 5 वर्षों में समान किस्तों में अपलिखित कर देंगे और प्रत्येक वर्ष 5-5 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो ये केवल अगर ऋण पत्र 2025 में सम मूल्य पर शोधन किए जाने हैं तो वही सामान्य एंट्री होनी है। यदि ऋण पत्रों का बट्टे पर शोधन किया जाना है तब भी सामान्य एंट्रियां होनी है। यानी शोधन के समय यदि हानि होनी है, और हानि तभी होगी जब शोधन पर प्रीमियम चुकाना हो, यानी ज़्यादा प्रीमियम आपको चुकाना पड़ रहा है तो हानि है, और प्रीमियम यदि हमें प्राप्त हो रहा है, कंपनी को प्राप्त हो रहा है, तब वो लाभ है। लाभ और हानि को पहचानना है, केवल हानि की व्यवस्था करनी है, लाभों की व्यवस्था पहले से नहीं की जाती है। तो आज के इस लेक्चर में अपन इतनी बात करेंगे। खासतौर से हमने 2 बातें की है, एक कोलेटरल सिक्योरिटी यानी संपार्श्विक प्रतिभूति का मीनिंग समझा और उसकी अकाउंटिंग समझिए, और दूसरा इशू विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन यानी शोधन की शर्तों के साथ जब ऋण पत्र इशू किया जाता है तब क्या और कैसे प्रविष्टियां करते हैं।
अब इशू ऑफ डिवेंचर यानी ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर के बाद आप अगला लेक्चर जरूर अटेंड कर लें, जिससे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करना सीख सकें। धन्यवाद।